शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, तेरी पहल से दलित हुए शिक्षित। शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, तेरी पहल से दलित हुए शिक्षित। महात्मा ज्योति फूले, तुझे शिक्षित करके बनाए प्रथम शिक्षिका। तेरी कलम तेरी कलम ने दी बहुतों को कलम। शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, तेरी पहल से दलित हुए शिक्षित। तेरी कलम तेरी कलम ने दी बहुतों को कलम। महात्मा ज्योति फूले, तुझे शिक्षित करके बनाए प्रथम शिक्षिका। फेंकते थे तुझ पर गोबर कीचड़, होती थी गंदी तेरी साड़ी। फेंकते थे तुझ पर गोबर कीचड़, होती थी गंदी तेरी साड़ी। कमरे के अंदर साड़ी बदल के तू पढ़ाती थी पहली नारी। तेरी कलम तेरी कलम ने दी बहुतों को कलम। शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, हारती थी ना हिम्मत तू अपने अपमान से है देवी। हारती थी ना हिम्मत तू अपने अपमान से है देवी। औलाद भी ना ली दलितों की खातिर, शिक्षा के लिए दी कुर्बानी। तेरी कलम तेरी कलम ने दी बहुतों को कलम। शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, तेरी पहल से दलित हुए शिक्षित। महात्मा ज्योति फूले, तुझे शिक्षित करके बनाए प्रथम शिक्षिका। तेरी कलम ने दी बहुतों को कलम। शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले, शिक्षा देने वाली सावित्री देवी फूले।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आप ऐसे ही हर रोज साथियों का मनोरंजन करते रहे, और क्योंकि अब तक हमारे दिमाग के अंदर ऐसा जंग लगा हुआ था ना कि जैसा हम गीत और संगीत सुनते थे ब्राह्मणवादियों के, तो जी आज हमारा अपना कल्चर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम अपना इसके लिए एक अलग से टाइमिंग सेट करेंगे कि जिनको अपने गीत और ये सुनने होंगे, तो उसके ऊपर अभी हमारा चैनल का प्रयास है कि हम अपने महापुरुषों के ऊपर उनका चलचित्र बनाएंगे, उनका सीरियल कुछ तैयार करके शुरू करने वाले हैं। तो युवा जो हमारे युवा है, उन लोगों को एक काम भी मिलेगा, उनको एक मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। उनके लिए एक अलग से व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये कुछ दिनों में 4-5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हमारा चैनल चलेगा। इस तरीके की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। राम जी से आप कैसे मिले, उनके साथ रहते हुए आपका अनुभव कैसा रहा, साहब कांशीराम जी के बारे में इस तरीके से आप बताएं। जी, थोड़ी सी साहब, पहली बार तो आज के वेबिनार में, जूम मीटिंग में जुड़े हुए तमाम साथियों को सादर अभिवादन, जय भीम। जय भीम साहब। तो मैं थोड़ी सी एक भूमिका बांधना चाहूंगा 2 मिनट की। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में साहब कांशीराम जी के बारे में बताना चाहूंगा। सन 1988 में जनवरी का महीना था, लगभग 32-33 वर्ष बाद पहले जनवरी का समय था। तो उस समय हमें दिसंबर जनवरी में ये पता चला कि दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली का जो उस समय क्या था, नगर निगम था कि क्या था, दिल्ली नगर निगम भी नगर निगम ही था। जी जी जी। तो नगर निगम का चुनाव होना था जी। तो ये पता चला कि वहां पर बड़े पैमाने पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे पार्टी के लिए जी। तो वहां पर हाथी बनाना है अपने लोगों को, वहां अपने लोगों के लिए प्रचार प्रसार करना है जी। तो इस ढंग से मतलब किसी के माध्यम से हमें जानकारी हुई, एक हमारे छत्तीसगढ़ में मित्र है जो पुराने बसपा से जुड़े हुए थे। जी। तो हाथी बनाना तो एक बहाना था, दरअसल हमें दिल्ली घूमना था, बुलाना था। क्योंकि ना मुझे जानकारी थी बसपा क्या है, बहुजन समाज पार्टी क्या है, ये मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। दिसंबर यानी 2000 दिसंबर 1987 तक। लेकिन एक मित्र बताया कि आपको चलो यार, एक बढ़िया दिल्ली घूमने का अवसर मिल जाएगा और आप लोग थोड़ा हाथी वाथी बनाना सीख जाओगे, पेंटिंग भी सीख जाओगे। तो हम तो केवल एक दिल्ली घूमने के उद्देश्य से हमारा इरादा, हम मन बनाए थे। लेकिन वो शायद नगर निगम का जो चुनाव पोस्टपोन हो गया, नहीं हो पाया, तो हमारा दिल्ली जाना रुक गया। तो फिर उसके बाद में 1 जनवरी 1988 को छत्तीसगढ़ में भाईचारा बनाओ साइकिल यात्रा का भी कार्यक्रम था। तो हमें पता चला कि ऐसा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में घूमना है, तो चलो भाई खाली तो है, घूम लेते हैं। तो इस उद्देश्य से अपन निकले थे। तो अचानक दुर्ग से शुरू हुआ, दुर्ग जिला से छत्तीसगढ़ का। उस समय कम 7 जिला था छत्तीसगढ़ में, आज 27 जिला है। उस समय सिर्फ 7 जिला हुआ करते थे, तो 7 जिलों में पूरा घूमना था। तो हमारे यहाँ एक प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय संयोजक कहलाते थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते थे। 88 में बहुजन समाज पार्टी का संयोजक हुआ करता था दाऊराम पाटिल। तो उनके साथ में फिर साइकिल में अपन को चलना पड़ा। तो ये पड़ा बोल रहा हूँ मैं, देखिए हम शौक से नहीं चले, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन चले। फिर अब उस दरमियान हमें भी अपने गांव तक भी जाना था सफर में। तो हम सोचे थे कि भाई चलिए हमारे गांव तक चलते हैं, तो उस दौरान गांव में रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा कारवा बढ़ता गया, मिशन के प्रति इतना जुनून हुआ, पार्टी के प्रति, और हमारे समाज महापुरुषों की विचारधाराओं को बताने का जो अवसर मिलता था। और मैं संयोग से, मुझे एक कहते हैं गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, जो गीत गाता हूँ। जैसे हमारे सुनील एक्सरे जी शायद बहुत मैच्योर्ड कलाकार हैं, और उनके एरिया में, जैसे वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ एरिया के रहने वाले हैं, बहुत सारे सुनील एक्सरे जैसे इतने अच्छे अच्छे मजे हुए कलाकार हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने दक्ष हैं, कोई गायन में है, कोई वादन में है, तो भिन्न भिन्न कलाओं में बहुत पारंगत लोग हैं वो लोग। लेकिन जो मुझे जो थोड़ी बहुत गाने का जो मैं गाना गा लेता हूँ, वो मुझे गॉड गिफ्ट है। मुझे कभी मैं कहीं गया नहीं, कहीं सीखा नहीं, कहीं कहीं रेडियो से सुन लेते थे और कहीं जगह से सुन लेते, तो उसको मैं गुनगुनाया करता था। तो मैं 6वीं 7वीं से गुनगुनाता था।
और संयोग देखिए, जब मैं मैट्रिक में था 11th में, उस समय यानी ओल्ड कोर्स, ये बोर्ड बोर्ड हुआ करता था 11th, आज तो 12वीं बोर्ड है। तो 11th में मैं था, तो उस समय स्कूल में एक छत्तीसगढ़ी गाना गाया, तो मुझे प्रथम स्थान मिला। तो भी गाया, प्रथम स्थान मिला, तो हौसला अफजाई हुआ वहां से स्कूल से। तो धीरे धीरे गाना शुरू किया। तो फिर जब 88 में जब साइकिल रैली में चलना शुरू किया, तो मैं एक गाना वहां पर मैं पहले से बना चुका था। तो वो गाना मैं सुनाया तो काफी प्रभावित हुए दाऊराम रत्नाकर जी। तो मुझे हर जगह, हर जहाँ भी हम स्टॉपेज करते थे, जहाँ भी रुकते थे, हमारी साइकिल रैली का जो कार जहाँ भी रुकता था, जहाँ भी हम खाना खाते थे दोपहर को, या जहाँ भी हमको संबोधन करना था कि हमारा भाईचारा बनाओ, साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मैं गाना गाता था, ये दलित शोषित, ये दलित शोषित सुनो बीएसपी के बात, किंदर किंदर के भाईचारा बनावो, भले रहो भूखन प्यास। हाँ, किंदर किंदर के भाईचारा बनावो, भले रहो भूखन प्यास। एक गाना ये गाता था और एक गाना वो गाता था, ये बहुजन काओगे तोला, समझ नहीं आवत है मोला। ये बहुजन काओगे तोला, समझ नहीं आवत है मोला। नीला झंडा के छैया माँ, जुड़ा लो ये तन के चोला। ये बहुजन काओगे तोला, समझ नहीं आवत है मोला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण हिंदू धर्म माँ, ये वर्ण हिंदू धर्म माँ। हजारों जाति में बाटिच शूद्रला, लड़त हन अपने अपन माँ, लड़त हन अपने अपन माँ। तेली कुर्मी राउत नाउ धोबी सतनामी, बांध लो प्रेम के डोरा। ए बहुजन काहोगे तोला, समझ नहीं आवती है मोला। तो ऐसा क्या हुआ कि ये गाने से काफी लोग जो गांव में रहते थे, जब अब मेरी आवाज सुनते थे, इकट्ठा हो जाते थे, फिर हम अपना भाषण चलता था, लोगों को बताया करते थे। तो ये धीरे धीरे 24 दिन, मैं 24 दिन तक अनवरत लगातार 2400 किलोमीटर साइकिल चला लिया। एक अनजान व्यक्ति, ना बसपा को जानता था, ना मानवर कांशीराम जी को जानता था, है, लेकिन मैं 24 दिन टिक गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जो कारवा में जो हमारे सीनियर साथी जुड़े हुए थे रत्नाकर जी के साथ, वे सब धीरे धीरे, कोई 4 दिन चले, कोई 5 दिन चले, कोई 1 हफ्ता चले, कोई 10 दिन चले, कोई 15 दिन चले, सब छट गए। सिर्फ मैं बच्चा, एक हमारे गांव में एक भाग्यवान बघेल और दाऊराम रत्नाकर, हम 3 शख्स ऐसे थे जो 24 दिन तक चलते रहे। फिर 89 में साल भर बाद दिसंबर में 5 सूत्री सामाजिक परिवर्तन का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उस दरमियान बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें पुरी जाना पड़ा। तो पुरी से हम जाना पड़ा, कहना उचित नहीं होगा, फिर हम पुरी गए। पुरी में 20 दिन तक मैं उड़ीसा में साइकिल चलाया, और फिर 25 दिन तक छत्तीसगढ़ में चलाया। तो फिर एक कुटेला भाट है सारंगढ़ में, वहां पे एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। आपको आश्चर्य होगा, वो ऐतिहासिक आयोजन था। लाखों साइकिल में आए हुए थे, बैलगाड़ी में आए हुए थे, ट्रैक्टर से आए हुए थे, पैदल आए हुए थे। बहुत बड़ा विशाल मैदान, वहां पे मानवर कांशीराम जी का आगमन हुआ। और उस मंच में मानवर कांशीराम जी को मैं पहली बार देखा अपने जीवन में। उनके आभा मंडल को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनका व्यक्तित्व देखा, उनके बैठने का अंदाज देखा, और उनके मुस्कुराने का अंदाज देखा। तो वो इतने आकर्षक रहे। हकीकत में महापुरुष लोग काफी आकर्षक होते हैं, मानव कांशीराम जी आकर्षक। तो एक आकर्षण का केंद्र बना। और मुझे देखिए, अवसर देखिए, साहब के उद्बोधन के पहले उस मंच में भी मुझे बोलने का अवसर मिला, गाने का अवसर मिला, ये बहुजन का हो गए तोला। फिर उसके बाद में काफी, जब मैं मंच से जैसे ही अपना गाना समाप्त किया, साहब मेरे पीठ थपथपाए। उस दिन से फिर क्या कहना, जिनका ये स्नेह आशीर्वाद मिल जाता है महापुरुषों का, तो फिर वो तो ये था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब कभी भी आते थे साहब, चाहे बिलासपुर में आए, कभी दुर्ग में आए। हम दुर्ग में तो शानदार एक गुरु घासीदास जयंती का आयोजन किए थे अपन। तो ऐसे धीरे धीरे आने का आते रहे साहब। उनको हम जब कभी भी वो आते थे, हर मंच में मुझे अवसर मिलता था, तो साहब मुझे पहचान लिए थे।
और संयोग देखिए 2000 में फिर दिल्ली में जाने का अवसर मिला। जी दिल्ली में अवसर मिला तो वहां पर छत्रपति शाहू जी की जयंती का कार्यक्रम था। बहन मायावती उस समय 26 जून को। जी हाँ जी जी, जी नहीं नहीं जून नहीं, मेरे जुलाई का मौसम था। जी जुलाई में गया था मैं। जी जी 26 जुलाई छत्रपति साहू जी का जयंती कार्यक्रम। 26 जून का होता है ना? जून में है कि जुलाई से? जून में 26 जून। मैं थोड़ा सा विस्मित हो हाँ रहा शायद मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी जी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जुलाई है। चलो 26 ही ठीक तारीख है। थी, कोई बात नहीं, जुलाई हो जून कोई कोई बात नहीं, बात से क्या नहीं। मतलब कार्यक्रम था। जी हाँ, तो उस दरमियान पहले छत्तीसगढ़ में तो काफी अवसर में एक बार तो टैक्सी में उनको रेलवे स्टेशन से लाना पड़ा साहब को, उस समय बैठे रहे। हाँ, मैं वही मजेदार किस्सा बताना चाहूँ। जी जब साहब क्या है, हमारी स्थिति इतनी बेकार थी छत्तीसगढ़ में, हम साहब के लिए ढंग से टैक्सी गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। जो तो जब रेलवे स्टेशन से उतरे, रात का समय था, तो साहब को लाने गए। तो एक बहुत खटारा गाड़ी थी हमारे पास, टैक्सी थी, उसमें लाने गए। तो संयोग देखिए, मैं बगल में बैठा रहा, साहब भी बैठे रहे। तो बोले साहब, अरे हमारे लिए आप लोग इतना व्यवस्था किए हैं। हाँ जी सर, क्या करें साहब, हम आपके लिए ढंग से गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही कि वो काफी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना करते हो। तो मर्दानी। तो ऐसे बहुत सारी स्मृतियां हैं। अब कितना स्मृतियों को अपन कभी संग्रह करेंगे, बढ़िया अब लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो उतर जाती है, तो उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो है लिख करके हम रखेंगे। तैयारी कीजिए जी, इसकी तैयारी कीजिए। और जी जी जो इसका कार्यक्रम दिन में रहेगा, जो हाँ साहब हाँ कांशीराम जी के साथ जिनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, जी जी तो वो एक कार्यक्रम हम एक श्रृंखला शुरू करें, डेली का होगा वो। और साहब कांशीराम जी के साथ जिनका अनुभव है, वो एक बार मिले, बार मिले, कैसा उनका अनुभव है वो हम इसमें डालेंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा मैं इसको पूरा अब ये डिटेल पूरा लिखूंगा। उसके बाद में मैं 2000 की बात बताना चाह रहा हूँ। जी तो 2000 में सिर्फ वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब वालों का कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ से सिर्फ मैं और दाऊराम रत्नाकरी वहां पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। जी तो साहब उस समय संचालन कर रहे थे कार्यक्रम का, जी और बहन मायावती बैठी हुई थी, और भी हमारे पदाधिकारी बैठे हुए थे। उस समय वो खालसा जी थे, सांसद हमारे ये वाले पंजाब वाले, हरभजन सिंह लाखा। हरभजन सिंह लाखा, सॉरी, लाखा, हाँ, लाखा जी पे बैठे हुए थे। जी और अपना वो अपना बाबूलाल कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश से एक बार मंत्री रहे शुरुआत में, तो बाबूलाल कुशवाहा जी, यानी बहुत सारे लोग थे। तो कहने का मैं ये बताना चाह रहा था कि साहब जब संचालन कर रहे थे, मैं दूर से सिर्फ ऐसे हाथ उठाया, जी मानना पड़ गया उनकी पैनी नजर, क्या बात है। मतलब कम से कम वहां पे 10,000 तो भीड़ रही होगी, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस 10,000 की भीड़ में भी साहब को जब मैं ऐसा हाथ उठाता हूँ, साहब मुझे एकदम सम्मान से बुलाते हैं। एक हमारे छत्तीसगढ़ से साथी आए हैं, बोले मैं जागृति गीत के लिए बुलाता हूँ, नाम तो नहीं जानते थे साहब, लेकिन ये मैं इतना मैं दिल में जो खुशी हुई, उमंग हुई, मैं बता नहीं सकता। वो लम्हा बार बार नहीं आ सकता, जब साहब एक दिल्ली में छत्तीसगढ़ के एक अनजान से व्यक्ति को, अनजान तो नहीं था, कई बार मुलाकात हो गई थी, तो इसलिए पहचान गए साहब जो है, और हाथ उठाने को देख लिए, तब फिर मैं वहां पे गाना गाया था। सोए हुए बंधुओं को जगा कर, मिशन को तेरे हम आगे बढ़ा कर देंगे पूरी आस, मत होना बहुजन उदास, मत होना बहुजन उदास। मैं आखिरी लाइन सुना रहा हूँ, लंबा समय नहीं लूंगा। इसमें कैसे कहते हैं, मेरी अब कितनी बची है जानवर से इंसान बने तक, देखो ये मेरी सांसें रुकी है। साहब की तरफ इशारा करते हुए कर रहा हूं मैं। ये बहुजन तुम अब तो जागो, उम्र मेरी अब कितनी बची है। साहब कह रहे हैं
ए बहुजन तुम अब तो जागो, उम्र मेरी अब कितनी बची है, जानवर से इंसान बने तक देखो ये मेरी सांस रुकी है, सोए हुए बंधुओं को जगा कर मिशन को तेरे हम आगे बढ़ाकर कर देंगे पूरी याद, मत होना बहुजन उदास, मत होना बहुजन उदास। ये इतना मार्मिक गीत है, ये आखिरी लाइन जो है, और कभी वक्त पे बढ़िया से हारमोनियम के साथ में आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। तो ये लम्हा उसके बाद में साहब जो है 2000 के बाद 2003 में आए रायपुर में विधानसभा चुनाव की समीक्षा में। तो मानव कांशीराम जी समीक्षा बैठक में बैठे हुए थे। उस समय सिर्फ हमारे दो ही विधायक जीते थे, दावर कांकर जी और एक लाल साहब खुटे जी, लाल साहब खुटे जी, माल खरोदास। तो साथियों उस समय जब हमारे लोग तरह तरह के, हम लोग ज्यादा सीट क्यों नहीं जीत पाए, इस विषय पे तरह तरह के आइडिया देते रहे लोग। कई लोग तो कई लोगों पर लांछन लगाए, कई लोग बैठ गए बोले कई तरह, लेकिन साहब ने सिर्फ एक बात बोले, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आज भी बहुजन समाज नहीं बना है। देखिए मैं एक पॉइंट को पकड़ा जी, आज मुझे लगता है कि बहुजन समाज आज भी नहीं बना है। हर जगह उन्होंने बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के लिए उद्घाटन किए, शिलान्यास किए उस जगह को, लेकिन आज वो अफसोस है कि उस जगह को हमारे ही आदमी तथा कथित हमारे पदाधिकारी आज उसको अपने घर बना लिए हैं। लेकिन वो जगह आज भी बहुजन समाज पार्टी के नाम से आरक्षित है। आज भी आप गूगल में जाके सर्च देखेंगे ना जमीन से, तो आज भी बहुजन समाज पार्टी शाखा इकाई छत्तीसगढ़ के नाम से है, 35,000 स्क्वायर फीट, जिसकी कीमत आज कम से कम 2 करोड़ है। आज 2 करोड़ की जमीन आज एक निजी व्यक्ति उसको रखा हुआ है। ये हमारे रायपुर में हाँ, और वो पदाधिकारी है, बहुत बड़ा पदाधिकारी है छत्तीसगढ़ का। किसका? पार्टी का? अब बताएंगे ना, अब आपको अब इसमें चैनल पे क्या देखिए। वेलकम जी। तो मैं उसका रकबा खसरा बता दूंगा, खसरा नंबर आप लोग देख लीजिएगा गूगल से, फिर मिल जाएगा किसका नाम है। वो बैठ के बात करेंगे इस विषय में आप। जी तो उसी दिन से फिर मेरे मन में आया कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो करता धरता है, जो आदमी आज यहाँ का मुखिया बना हुआ है, वही यदि एक पार्टी के जमीन के कार्य, साहब कांशीराम जी के खत्म होने के बाद में उसको अपनाया, वो ना अपने अधीनस्थ कर लिया। साहब खत्म हुए, क्योंकि बहन जी को तो मालूम नहीं देश में क्या हो रहा है, कहाँ का, तो वो व्यक्ति फिर उसको अपना निजी स्वार्थ के लिए निजी जमीन बना लिया, आज उसका उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है लगभग 14-15 वर्षों से। तो ये बहुत ही गलत हो गया, क्या करोगे। तो इस विषय पे आज किसी की जुबान नहीं निकलती है, उसको बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। तो ये सब सारी बातें हैं, तो इसीलिए फिर मेरा दिल टूट गया। मैं कहा फिर ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम नहीं करूंगा। फिर उस दिन से मैं काम नहीं किया, अपना स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाया और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही मेरा छोटा सा परिचय है। अभी और बहुत सारी बातें हैं, तो लेकिन आप इतना बढ़िया अवसर हमें देते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये आपके अपना समाज के लोग हैं और हम एक दूसरे के राय इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम शासक हो सके। जी सबके लिए कि आपने जो है ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम कि ये हमारा 2,35,000 करोड़ रुपए का बजट है, और 2,35,000 करोड़ का जो हमारा बजट है, वो सरकार जब तक हमें रोजगार, मनरेगा मजदूरी, 300 दिन की मनरेगा मजदूरी दे हमारे लोगों को, जो हमारे गांव में अनपढ़ लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को मनरेगा के साथ रजिस्टर किया हुआ है, तो वो उसके नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उनकी अटेंडेंस होती है, स्टेट लेवल पे उनके एंट्रियां हैं, रजिस्ट्रेशन है उनकी। तो हम ये चाहते हैं कि वो संविधान के दायरे में सारी कुछ है। तो जैसे कर्मचारी अपने वेतन के लिए लड़ता है, तो हम ये चाहते हैं जैसे हरियाणा में 300 प्लस उनको एक दिन की दिहाड़ी मिलती है, बहुत सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 182 रुपए या 165 रुपए, 200 रुपए भी नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि सबका एक समान कर हो, एक समान हमारा वो उनकी दिहाड़ी मजदूरी हो। इसी तरीके से हमारे बच्चे जो एमटेक, बीटेक, ये जितने करके बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम लड़ रहे हैं, और वो हालात आप सब जानते हैं,
तो वो 21 के 21 सूत्री कार्यक्रम है, उसके ऊपर हम एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे संगठन की 4 जो मुख्य बातें हैं कि हमारा कार्यकर्ता कैडर बेस होगा, ब्रॉड बेस होगा, मास बेस होगा। कार्यकर्ता के पास अपनी आइडियोलॉजी होगी, हमारा अपना संगठन होगा। वो संगठन होगा जो महापुरुषों का दिया हुआ संगठन है। हमारे 2 संगठनों में एक वामसेप होगी, वामसेप के लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो भी हमारे सीनियर साथी बहलान जी ने जो बातें बताई, वो बहुत मूल्यवान बातें हैं। किसी भी अगर संगठन को चलाने से पहले कई उन चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए और जो सबकी सहमति हो इसी तरह से संगठन का ऑर्गेनाइज करना चाहिए। संगठन तो मान्यवर काशीराम जी जो वामसेप का जिक्र कर रहे हैं वो बना गए थे और उसके बहुत सारे कई पार्ट्स आज भी फंक्शन हैं, काम कर रहे हैं, अपने तरीके से हैं। लेकिन उसमें आज भी वही उसमें वो है जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो लीडरशिप छोड़ना नहीं चाहते किसी ना किसी रूप में। भाई कोई मूल निवासी संघ के नाम से, कोई कर्मचारी कल्याण संघ के नाम से, कोई वकील संघ से, कोई पेंशन संघ से, मतलब अगर वो वामसेप के अध्यक्ष का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो 2 साल पूरा हो जाता है तो वो साइड में उसी का तीसरा संगठन खड़ा कर लेते हैं, उसका अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जिसको अगर लीडरशिप करने की जरूरत एक बार समझ में आ गई तो हमारा समाज का आदमी वो लीडरशिप नहीं छोड़ना चाहता। अब समस्या यहाँ है कि भाई अब हर आदमी लीडर बनेगा तो संगठन कैसे चलेगा? नेतृत्व तो एक ही आदमी के हाथ में रहेगा, वही सब उसके पास फॉलोवर्स लेंगे। उसका ये है भी आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, आप उसका रूल बना सकते हैं कि भाई आप 2 साल इसका एक प्रेसिडेंट या इसकी बॉडी 2 साल रहेगी, 2 साल के बाद टर्नओवर ये है भाई दूसरे जो सीनियर साथी या इसमें जो एक्सपीरियंस वाले नए साथी जो काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। जैसे लोकसभा का 5 साल का वो है, अगर सरकार उनको चुन के भेजती है तो वो अपना बहुमत से अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसी तरह संगठन में भी होना चाहिए। अगर भाई उसकी बॉडी होती है, गवर्नर बॉडी की मीटिंग होती है, उसमें अगर सर्वसम्मति से लोग पास कर देते हैं कि ठीक है भाई प्रेसिडेंट यही है तो हो सकता है। अगर लोग ये चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए कि वो तोड़ के फिर और नया संगठन खड़ा कर ले कि ना जी अध्यक्ष मैं ही रहूँगा इसका, या और 4 आदमी तैयार कर ले, तो वो फिर एक डिक्टेटरशिप होती है। इसी तरह पार्टियों में भी यही हो रहा है। अगर जो भी चाहे आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उसमें बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, उसके बाद बेटा, फिर वही मतलब चाहे वो एबिल है अनेबिल है, लेकिन वो सोचता है कि भाई इसकी लीडरशिप मैं ही करूँगा। तो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए। भाई आप आज के टाइम में हो सकता है भाई मेरी उम्र हो गई, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, लेकिन कोई नया लड़का अगर मेरे से टैलेंटेड है, कंप्यूटराइज है, ज़्यादा उसको नॉलेज है, तो मेरे को उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं उसके फॉलोवर हो जाऊंगा, मैं उसके पीछे हो जाऊंगा। अगर वो उसको संगठन को ज़्यादा बेटर तरीके से चला सकता है, लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, समय के हिसाब से हमें बदल जाना चाहिए। जो पुराने हमारे जो जितने भी महापुरुष रहे हैं, महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है उसी का निचोड़ निकाल कर समाज को बताना है। भाई हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है, अगर आप इसमें समझ जाते हो, अगर किसी तरह से सत्ता बहुजनों के हाथ में आ जाती है तो आपका काया पलट हो जाएगा, वरना आप प्रयास करते रहो, ये काम कभी ना कभी जरूर होगा, है ना। अगर हम उसके लिए तहे दिल से, मन से, अगर लगन से लगेंगे, अगर किसी बच्चे का मोटिवेशन ये होगा कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 5 साल में नहीं। मैंने एक किताब में पढ़ा है, एक आदमी मतलब एक स्टूडेंट वो 12 साल में एमबीबीएस वाला एग्जाम पास कर पाया। 12 साल के बाद, 12 साल के बाद उसने एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और उसने 12 साल बाद एमबीबीएस करी। तो वो लगन अगर किसी के अंदर जब तक नहीं होगी तो वो हम उस काम में सफल नहीं होंगे।
हो सकता है अभी मेरी उम्र है, मैं 2-4 साल 5 साल बाद चला जाऊं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसमें मूवमेंट, जब काम करने वाले लोग आगे आएंगे तो वो भी इस बात को सोचेंगे कि भाई मान्यवर काशीराम ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया, कोई काम किया उन्होंने, तो उनको सफलता जरूर मिली। तो जी इसलिए हम उस लाइन पर चलकर अगर काम करते हैं, जी समाज को मोटिवेट कर पाते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं जो जी। बहुजनों को सत्ता से रोक सकती। सभी साथियों को मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, आपको मिलेगा। और दूसरी बात जो बीच में ये कहना चाह रहा था, लास्ट में कई बार छूट जाती है, मैं ये बात बताना चाह रहा था कि हमारे पास में हम जो बामसेफ हमारी बामसेफ जो राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करें, जो हम किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं कहते आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, आप राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। हर राजनीतिक दल जो बैकवर्ड समाज में किसी ने पार्टी बना रखी है, शेड्यूल कास्ट में किसी ने पार्टी बना रखी है। केवड़िया साहब, आपको आप इस जो सवाल आपके कुछ सभी का सवाल है तो कि सभी पार्टियां जो मुस्लिम समाज की पार्टियां हैं, सिखों में कोई है, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो पार्टी किसी साथी ने बना रखी है, वो पार्टी तो सभी लोगों के लिए होती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर से आया, उनकी बात समझ में आई, वो अलग अलग पार्टियों में धक्के खाते रहे, उनको टिकट नहीं मिली, काम करते रहे, डंडे झंडे लेके दरी बिछाते रहे, उनको कोई सम्मान नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति ने स्वतंत्र है वो पार्टी बना ली, हम उन पार्टियों का भी स्वागत करते हैं। उन सब पार्टियों को, हमारे मुस्लिम के है, सिखों की है, ईसाइयों की है, बौद्धिस्टों की है, कोई व्यक्ति ऐसी कोई पार्टी बनाई हुई है, एससी में कोई पार्टी बनाई हुई है, एसटी के लोगों ने पार्टी बनाई हुई है, ओबीसी के साथियों ने पार्टी बनाई, उन सब पार्टियों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। और उन पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में जगह हम देंगे। कौन देगा? हमारा अपना संगठन बामसेफ उनको जगह देगी कि आप आइए, ये कार्यक्रम इस हाल में करिए, आप इकट्ठे होइए, आप पार्टी के प्रधान हैं, राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम आपकी अध्यक्षता कम नहीं कर रहे, आपकी अध्यक्षता कम नहीं करें। और कोई पार्टी किसी को बुलाती है ना, दिक्कत आती है, वो कहेगा जी वो कौन होता है फलानी पार्टी बुलाने वाले, तो हम पार्टी नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं है, हम गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। और हम इस राजनीति को समझ पाए हैं, कांशीराम जी के, बाबा साहब के जो विचारधारा से लैस होने की वजह से हमें समझ आ गई कि इन लोगों को इकट्ठा। तो बहुत से लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जब भी दिल्ली में इकट्ठा होने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि हमें कार्यक्रम करना है एमपी कलम में। तो एमपी कलम में जो कार्यक्रम होगा, ये एक हो गया थोड़ा सा विस्तार होगा, ये देखेगा थोड़ा सा जो ऑडियो अपना जो है ऑडियो, तो जो कार्यक्रम हमारा साथियों, आप जो कार्यक्रम हम दिल्ली में करना चाह रहे हैं वो एमपी कलम में होगा, नॉर्थ एवेन्यू में एमपी कलम में कार्यक्रम रखा जाएगा। वो सरकार की तरफ से परमिशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये कोरोना वाला फंडा है। तो वो कार्यक्रम एमपी कलम में रखा जाएगा, उन सभी साथियों को वहां बुलाया जाएगा। अगर ये लंबा चल गया और एक आध महीने लंबा चल गया, तो हम ये कोशिश करेंगे उन सभी लोगों को अपने जूम मीटिंग में उनको इकट्ठा करेंगे कि आप जूम मीटिंग में आइए, अपनी अपनी बात रखिए। आपके लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आप पहले बताओ कि आपको कौन सी स्टेट में आपका प्रभाव है। वो कहते हैं जी एक है मेरे छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे मेरा प्रभाव है, कोई के पंजाब के अंदर मेरा 50 सीटों पे प्रभाव है, कोई के उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पे मेरा प्रभाव, मेरे पास कैंडिडेट है, चुनाव लड़ सकते हैं, उसका हम रिटर्न में काम करेंगे और हम निष्पक्ष होकर काम करेंगे। हमारे किसी पार्टी के साथ व्यक्तिगत ना विरोध होगा ना समर्थन होगा। हम ये चाहेंगे समाज के नाते वो इकट्ठे हो, अपनी बात रखे और वो चुनाव लड़े, अच्छे मन से चुनाव लड़े। तो जब सभी पार्टियों के नेता हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, हो सकता है 2-4 सीटें ऐसी हो जिनके ऊपर सभी का मन हो कि मैं ये मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसको हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, बाकी सीटों का डिसाइड करके और ये कर लेंगे। तो हमारा इसका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने जा रहे हैं हम। बामसेफ के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं या जो बामसेफ से नहीं जुड़े लेकिन रिटायर्ड है, क्योंकि नौकरी वाला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता, तो हमारी बामसेफ का पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सदस्य है वो एक हमारा एक बोर्ड होगा। वो बोर्ड जो है अलग अलग पार्टियों से डिस्कस करेगा, उनकी ड्यूटियां लगाएंगे और एक एक साथी से डिस्कस करके उनको कार्य करके, ये आसान काम नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हम पंजाब में करने जा रहे हैं, फर्स्ट प्रयोग हम पंजाब में करने जा रहे हैं। पंजाब में जो खामियां होंगी पंजाब के कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम जो पंजाब में हमारा जो रहेगा
उसको हम नेशनल लेवल पे उसको ठीक करेंगे, उस अनुभव को हम राष्ट्रीय स्तर पे जो बनाए। तो इस संगठन का हमारा जो ये मोर्चा होगा वो नेशनल बहुजन अलायंस या नेशनल बहुजन फ्रंट होगा। वो अलायंस और फ्रंट इसलिए रखा हुआ बीच में रोक के कि हम कुछ चीजें राजनीतिक लोगों के लिए छोड़े हैं कि आपको अच्छा शब्द क्या लगता है, नेशनल बहुजन अलायंस अच्छा लगता है या नेशनल बहुजन फ्रंट आपको अच्छा लगता है? एक मोर्चा यानी राष्ट्रीय बहुजन। तो इसका क्या है कि जैसे आपके एनडीए नेशनल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी लीड रोल में है, बाकी पार्टियां उसके साथ 47 पार्टी है। इसी तरीके से यूपीए है, तो यूपीए के अंदर कांग्रेस लीड रोल में, बाकी सारी पार्टियां हैं। तो हमारे इस संगठन में कोई लीड रोल में नहीं होगा, सब बराबर होंगे, और सब बराबर होंगे तो उनका ये मुद्दा ही मिलेगा जी, मुझे सम्मान नहीं मिला, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और उनके ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे कि वो लड़ने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, और जो राजनीतिक हमारे यहाँ किसी एक पार्टी के इसलिए नहीं करे, किसी एक पार्टी के लिए ये कार्यक्रम नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हमारा जो संगठन है, जो हमारा वामसेप और भारतीय भीम सेना का जो संगठन है, वो उस कार्यक्रम के लिए काम करेगा। जैसे चुनाव होगा तो चुनाव में वो जिस पार्टी का मर्जी कैंडिडेट है, बहुजन समाज का वो कैंडिडेट है, उसको जिताने की कोशिश करेगा, उसके लिए फंड रेज करेगा, उसके लिए फंड इकट्ठा करेगा, उसके लिए वार राइटिंग करेगा, उसके लिए पर्चे बांटेगा, उसके लिए कन्वेंसिंग करेगा। ये सारा काम हमारा संगठन करेगा। उनकी पार्टी के लोग करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारा संगठन जो गैर राजनीतिक संगठन है वो इसमें करेगा, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान का पात्र होगा। तो आप मैंने पहले अनाउंस किया था, हमारे साथी कुलदीप कुमार जी आ गए, तो कुलदीप कुमार जी अपने विचार रखेंगे कि हम जो ये कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं, जो 1 जुलाई से हम पदाधिकारियों की नियुक्तियां करेंगे। एक तो मुझे 30 जून तक साथी अपने बिल्कुल ही वो बताए कि मैं इस संगठन में, गैर राजनीतिक संगठन में काम करने के लिए तैयार हूँ। नौकरी पैसे वाला वामसेप में काम करेगा, जो नौकरी नहीं करता वो भारतीय भीम सेना में काम करेगा। और ये दोनों के दोनों संगठन हमारे राजनीतिक जो लोग हैं उनको अनुशासन में रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके बाकी काम को आसान करने के लिए, और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए हमारा। हरियाणा से हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट। जी सर, हरियाणा स्टेट, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ मैं। मेरे करनाल में ना 5-6 संगठन है। वो कई तो 2 सगे भाई है, एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन रहे, वो दोनों ही भाई। तो कहने का मतलब यह है, जैसे अभी भीम आर्मी बनी थी, भीम आर्मी बनी, थोड़ा उसको मजबूती मिली, उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी। तो कहने का मतलब यह है, अगर बीएसपी की सपोर्ट कर रहे, सभी संगठन बीएसपी की सपोर्ट कर रहे बहुजन समाज के, तो बीएसपी के साथ ही लगो ना, वो भी तो एक संगठन ही है। जरूरी थोड़ी ना है कि अपना संगठन तैयार करके सपोर्ट की जाएगी। हाँ मोहन जी। जी 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 बोलिए सर। जी बोलिए सर। तो जरूरी थोड़ी ना है भी अपना संगठन बनाए और जब भी हम बीएसपी को सपोर्ट कर सकते हैं। हम खुद बीएसपी के साथ भी तो काम कर सकते हैं ना। कोई नहीं, आप पूरी बात रखिए, जवाब देंगे। आप पूरी बात रखिए। मेरे को टोकते रहोगे तो मैं बात रखूंगा सर, ऐसे तो मैं ही बोलता रहूंगा। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए। रखनी है मैंने मैं इस टाइम एज है मेरी सर 37 की। 18 साल तो मेरी वोट बन गई थी। मैं जब से अब तक बीएसपी में वोट डाल रहा। वेरी गुड। 20 बार डली, एमएलए की डली या किसी मर्जी की भी डली, मैंने बीएसपी को ही वोट डाल ली। बीएसपी को वोट इसलिए डाल रहे हम, चाहे हम जहां मर्जी दे दे हमारा समाज वोट। हमारा तो एक मोर लग रही भैया तो हाथी वाले यहाँ। जी बोल। मेरी बात अभी समझ में आ रही है सर जी? आ रही। हमारा तो जी मोर लग रही। हम चाहे पंजे को दे दो, चाहे फूल को दे दो, तो ये तो कहता जी हाथी वाले यहाँ। इस करके कभी भी हमारे यहाँ से किसी मान लो बहुजन समाज के आदमी को टिकट नहीं देती। पता नहीं किस किस को टिकट देता, फिर भी हम ना वोट देनी, हम ना काम कैंडिडेट नहीं देखते, हम तो हाथी देखना बस। हम ना तो हाथी देखना भी, हम कैंडिडेट का तो देखते। अगर मान लो चलो हार जीत तो बात की बात, देनी तो चाहिए ना अपने बहुजन समाज के कोई।
ऐसे बंदे को वोट देंगे और टिकट मिलेगी, कल को वही अगर एमएलए बन भी गया, कल को हमारे को परेशान करेगा। हमारे को तो इतना बताकर हमारे यहाँ से अगर बीएसपी का कैंडिडेट जीत भी जाता है तो ऐसी राणे को दे देती है, राजपूत जिसे आप ठाकुर भी बोलते हो यूपी साइड में। जी जी उनको जी तो वो तो वह अब भी परेशान कर रहे हैं, एमएलए बनने के बाद कितना करेंगे। तो कहने का मतलब अगर टिकट देनी है हमारे जो बहुजन समाज के, क्या इनके पास पैसा नहीं, क्या इनके पास लीडर नहीं? एक से एक पढ़े लिखे बच्चे तैयार हो रहे, एक से एक लीडर तैयार हो रहा, क्या उनको टिकट नहीं मिल सकती? जब उनको टिकट का टाइम आता है ना, पूरा 5 साल वो पूरी मेहनत करके अपनी वोट इकट्ठी करते हैं, जब टिकट का टाइम आता है, टिकट के टाइम पे उनको हाथ हिला दिया जाता है, वे तेरे लिए टिकट नहीं है यहाँ पे, फिर वो भागेगा नहीं, क्या करेगा? आपने बहुत सर आप भी बोलिए कुछ बीच में। आपने कुलदीप जी मैं हाँ मोहन जी जी सुन रहे सर। गौतम जी जी सुन रहे। अपनी पूरी बात करके समाप्त करिए, देखिए अपनी बात का पूरा जवाब देंगे। कारण यही है कि भाई अपने पास मान लो लीडर भी बहुत है और पढ़े लिखे भी हैं, लास्ट पॉइंट में पूरी मेहनत करके 5 साल 10 साल वो अपनी वोट इकट्ठी करा, वोट बनावा गांव गांव जाके, जब उसको टिकट लेने का टाइम आवा नहीं तो बहुजन समाज के बंदे ना यहाँ हरियाणा में टिकट नहीं मिलती। पर टिकट नहीं मिलेगी, आजाद तो लड़ता नहीं। जी आजाद लड़ नहीं सकता। आजाद क्यों नहीं लड़ सकता? अगर उसकी बनाई हुई टिकट पे ही वोट आई तो वो जीत नहीं सकेगा। कुछ वोट पार्टी को मिलेंगी, कुछ वोट उसकी खुद की होंगी, तो वो पार उतर सकता है। बिल्कुल पार्टी को मिलती है ना, बगैर आजाद उम्मीदवार को तो कम ही मिलेंगी। कुछ वोट पार्टी की होंगी, कुछ वोट उसकी खुद की होंगी। तो कहने का मतलब मेरा तो यही है, मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा सर जी। ये कह रहे थे सर जी, इनका नाम जो आप अभी ये मोहन जी जी बात कर रहा हूँ। हेलो, कुलदीप जी आवाज नहीं आ रही। आपको जो दर्द है वो सभी ये दर्द सभी को। सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। दरी बिछाते हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर। ये बड़ी समस्या है। बीच में आप आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आवाज आ रही है क्या साहब मेरी? सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। बोल रहे सर जी, बोल रहे हैं ना। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी सर। आगे आवाज। कुलदीप साहब, जैसे आपने कहा है बहुजन समाज में ही क्यों नहीं करते? आपका जेन्युइन सवाल है। लेकिन हमारी पार्टी दिन पर दिन इसका आप कारण बताइए, क्या कारण है? कारण तो सर यही है, कारण ये है इस बात का कि मैंने बोल तो दिया, संघर्ष कर रहा एक बंदा बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरा संघर्ष कर रहा। पूरा संघर्ष करने के बाद भी उसने मेहनत की, 5 साल मेहनत करके, और अपनी वोट जुटाई। भाई बीएसपी को वोट देनी है, अपना कुछ भी देना तो, और पैसा भी देने वाले बहुत है, पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे। जब इतने भी मान लो फाइनेंशियली भी मजबूत कर रहा, इधर से वोट बैंक भी बढ़ा रहा, जब उसको टिकट लेने का टाइम आएगा तो वो भाग गया। जब वो भागेगा यहाँ से, जब टिकट ना मिलेगी तो जितनी वोटें हैं उसकी, जो उसको मजबूत किया वोटों को, वो वोटें भी लेके भागेगा अपनी। ऐसे अकेला तो वो जाएगा नहीं। अगर किसी को टिकट तो वहां से लड़ लेगा। मैं बात करता हूँ थोड़ा। हाँ जी, बाबा साहब ने हमको नारा दिया।
हाँ संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे कि हाँ जी केवड़िया साहब चला जी तान है, बोलिए। इस पे कोई हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं है संगठित जी नहीं है, यही कि हमारा DSP पार्टी कमजोर हो चुकी है पूरे भारत में। संगठित का तो मतलब सर ये है, संगठित रहने मैडम मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? मैडम संतोष जी, मैडम कटारिया जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें एक टेक्निकल एक प्रॉब्लम आई है। मैंने म्यूट कर दिया, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। मेरी आवाज जरा भी नहीं है सर कुलदीप साहब जी। वो शुरू हो गए आवाज आ रही है। अच्छा सुनो मैं सर नेट प्रॉब्लम होगी मेरी तो यहाँ। जी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है ये। मैं वही बता रहा था। हेलो इसमें मैं बताता हूँ म्यूट का एक बात साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने माइक को ओपन नहीं करना। इसमें हुआ क्या है कि आपके पास में दूसरा एक मोबाइल रखा हुआ है जो आपने ऑन रख दिया। हमारे में से जो लोग हैं उन्होंने किसी एक साथी ने या कोई दो मोबाइल इकट्ठे रखे हुए हैं, जो मोबाइल में ये ऑन करके ये जो हमारी आईडी को क्लिक करके वो रखा हुआ है, उसकी वजह से ये को हो गया ये सारा सिस्टम। तो समापन का वैसे तो टाइम ओवर हो गया है। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल करेंगे और करते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। थोड़ा नंबर 8160001 98 126 00122 मैं आपकी टेलीफोन पे और ये कार्यक्रम समाप्त हो गया है। हम आज का कार्यक्रम धन्यवाद आपने कीमती समय को बोलने का समय नहीं पाए। और कल के कार्यक्रम में मैडम जो है कामदा जी तो पहले हैं और पार्टी से वो विधानसभा सीट कल के कार्यक्रम में वो अपनी बात बताएंगे। दूसरा बातों